हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की एनाटॉमी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। ये लेक्चर अब हिंदी में है। यदि आप इंग्लिश में इसी लेक्चर को देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा और आप डायरेक्ट यूट्यूब चैनल भी विजिट कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? यह श्वसन तंत्र क्या है? श्वसन तंत्र उन अंगों से मिलकर बना होता है जो हवा को आने जाने का रास्ता प्रदान करते हैं लंग्स तक, ताकि वहां जो ऑक्सीजन है हवा में वो लंग्स में प्रवेश कर सके, ब्लड में प्रवेश कर सके और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सके। श्वसन तंत्र के जो अंग हैं उन्हें दो समूहों में विभाजित किया जाता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इस चैप्टर में हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिस्कस करेंगे और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो मुख्य ऑर्गन है वो है नोज, फेरिंग्स और लैरिंग्स। इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, इनकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। नोज या नाक क्या है? नाक नासिका गुहा या नेजल कैविटी का पूर्व का हिस्सा, मतलब आगे का हिस्सा है, जो हड्डियों, उपास्थि या कार्टिलेज, स्किन तथा म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है। यह हवा का मुख्य प्रवेश मार्ग है। यहाँ से हवा एंटर करती है। यह एक बड़ी अनियमित आकार की नेजल कैविटी या नासिका गुहा होती है, जिसे एक सेप्टम या पर्दे के द्वारा दो अलग अलग मार्गों में विभक्त किया जाता है। पीछे जाकर ये एक ही बन जाते हैं। नासिका गुहा की जो छत है या जो रूफ है वो एथमोइड बोन से बनती है और थोड़ा सा पार्ट इसका नेजल बोन से बनता है। ठीक है, बाकी आगे का हिस्सा ये कार्टिलेज से बना हुआ है। और जो इसकी बेस है या इसका फर्श है वो किससे बनता है? वो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, इनसे मिलकर बना होता है। इसकी जो मीडियल या बीच की दीवार है वो सेप्टम, नेजल सेप्टम से बनी होती है और जो साइड वॉल है लेफ्ट और राइट की वो बनी होती है मैक्सिला बोन, एथमोइड बोन और इन्फीरियर कॉन्चा। नेजल कैविटी में सिलियरी एपिथेलियम जो टिश्यू होता है वो होता है, जिसमें गोबलेट सेल्स होती हैं जो बलगम या म्यूकस सीक्रेट करती हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नोज? नाक के कार्यों में सबसे पहले है हवा का गर्म होना, यानी जो हवा हमारे शरीर में लंग्स में प्रवेश करती है वो एक निश्चित बॉडी टेम्परेचर पर होनी चाहिए। ठीक है, तो जो अगर मान लो वो गर्म हवा है तो वो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी ब्लड वेसल्स के संपर्क में आके, और जो ठंडी है वो थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, यानी एक बॉडी टेम्परेचर पे हवा अंदर जाएगी। और ये क्यों होता है? क्योंकि नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ बहुत ही ज़्यादा ब्लड सप्लाई है, ब्लड वेसल्स वहाँ पर हैं। तो जैसे ही उसके पास से ये गुजरती है तो इसका टेम्परेचर हमारी बॉडी टेम्परेचर या ब्लड के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। सेकेंड है फिल्टरिंग और हवा की सफाई। हमारे नाक में आगे की ओर छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूल के बड़े कणों को फंसा लेते हैं अपने अंदर, वो बाहर ही रुक जाते हैं। और इसके अलावा धूल या कुछ बैक्टीरिया या छोटे कण जो हैं वो बलगम से चिपक जाते हैं, जो म्यूकस है उसके साथ चिपक जाते हैं और वो बाहर ही रह जाते हैं। अगला काम है ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन मतलब हवा को थोड़ा सा नम करना, यानी ड्राई एयर हमारे लंग्स में नहीं जानी चाहिए। इसलिए जैसे ही हवा नम म्यूकोसा के ऊपर चलती है यह संतृप्त हो जाती है वाटर वेपर्स के साथ और ह्यूमिडिफाई हो जाती है। और नेक्स्ट काम है इसका गंध का भाव, यानी सुगंध या जो स्मेल है वो फील करना। नाक गंध की भावना का अंग है जो घ्राण तंत्रिका, कौन सी है घ्राण तंत्रिका? ओल्फैक्टरी नर्व, जो नेजल कैविटी की छत पर होती है, वहां से ये कार्य पूरा होता है। अगला है फेरिंग्स। नेक्स्ट पार्ट जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वो फेरिंग्स है। फेरिंग्स एक 12 से 14 सेंटीमीटर का एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है जो स्कल के बेस से शुरू होकर छठे सर्वाइकल वर्टिब्रा या ग्रीवा कशेरुक तक फैली हुई होती है। और इसके तीन भाग हैं, नेजोफेरिंग्स,
ओरोफेरिंक्स और लैरिंजोफेरिंक्स। सबसे पहले देखते हैं कि नेजोफेरिंक्स क्या है। नेजोफेरिंक्स फेरिंक्स का वो हिस्सा है जो नाक के पीछे की ओर है। नेजोफेरिंक्स की जो साइड की दीवारें हैं वहां पर दो छेद होते हैं, वो यूस्टेकियन ट्यूब के होते हैं या श्रवण नलिकाओं के होते हैं जो डायरेक्ट मिडिल ईयर तक जाती हैं। पीछे की दीवार पर फेरिंजियल टॉन्सिल्स होते हैं जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं और ये लगभग 7 साल तक के बच्चे में रहते हैं। बाद में धीरे धीरे ये छोटे हो जाते हैं, एट्रोफीड हो जाते हैं। दूसरा पार्ट है ओरोफेरिंक्स। फेरिंक्स का जो ओरल पार्ट है यानी मौखिक मुंह के पीछे का भाग है वो ओरोफेरिंक्स कहलाता है, जो सॉफ्ट पैलेट से लेकर थर्ड जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वहां तक फैला होता है। जब हम खाना निगल रहे होते हैं या स्वेलिंग कर रहे होते हैं तो सॉफ्ट पैलेट इसको अलग करता है, कौन से को, ओरोफेरिंक्स को और लैरिंगोफेरिंक्स ओरोफेरिंक्स और नेजल फेरिंक्स को, ताकि फूड ऊपर ना जाए। लैरिंगोफेरिंक्स तीसरा पार्ट इसका है लैरिंगोफेरिंक्स। फेरिंक्स का लैरिंजियल पार्ट ऊपर ओरोफेरिंक्स से शुरू होता है और नीचे ईसोफेगस के रूप में कंटिन्यू रहता है। ये तीसरे सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेकर छठे सर्वाइकल वर्टिब्रा तक फैला होता है। फेरिंक्स की जो दीवार है वो मसल्स, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा लेयर से बनी होती है। म्यूकोसल लेयर अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग होती है। जैसे नेजोफेरिंक्स में ये नोज की जो लेयर है, म्यूकोसल लेयर है, उसके जैसा होता है, तो वहां पर वो सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम होता है। और ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स में ये मुंह और ईसोफेगस के साथ जो इनकी लेयर होती है वैसा होता है, और वहां पर ये होता है स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। फेरिंक्स के कार्य क्या होंगे? सबसे पहले ये हवा और भोजन को जाने के लिए रास्ता प्रदान करती है। जो फेरिंक्स है ये दोनों के लिए काम करती है, एज रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट भी और डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट भी। हवा नाक से और जो इसका प्रवेश करने के बाद नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स ये दोनों भागों से गुजरती है, जबकि भोजन ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स वाले जो पार्ट हैं वहां से गुजरती है। दूसरा कार्य है वार्मिंग और मॉइस्चराइजिंग। जैसे नाक में वार्मिंग और मॉइस्चराइजिंग होती है, सेम वैसी ही वार्मिंग और मॉइस्चराइजिंग जो यहाँ भी होती है फेरिंक्स में भी, क्योंकि यहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन और काफी ब्लड सप्लाई यहाँ पर इसमें होती है। नेक्स्ट है स्वाद। स्वाद का भी कुछ पता, वैसे तो हमें टंग से जीभ से पता चलता है, पर कुछ जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं वो फेरिंक्स में भी होती हैं, वहां से भी हमें स्वाद का कुछ पता चलता है। अगला कार्य है सुनने का। वैसे तो सुनने का काम क्या है, कान का, परंतु जो फेरिंक्स है वो काफी हेल्प करती है इसमें, क्योंकि फेरिंक्स में हमने अभी पढ़ा था कि जो इसका नेजोफेरिंक्स पार्ट है वहां पर दो छेद होते हैं जो यूस्टेकियन ट्यूब के होते हैं, यानी यूस्टेकियन ट्यूब या श्रवण नलिका हमारे गले से शुरू होके फेरिंग से शुरू होके कहाँ तक जाती है, ईयर तक, मिडिल ईयर तक। तो जो हवा है वो अंदर प्रवेश करती है और जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसके दोनों तरफ इक्वल प्रेशर क्रिएट करती है, जिससे जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या कान का पर्दा है वो आराम से मूव कर सके और हमें सुनाई दे सके। उसके बाद है संरक्षण या सुरक्षा। ग्रसनी और स्वरयंत्र टॉन्सिल्स, हमारे यहाँ टॉन्सिल होते हैं, फेरेंजियल टॉन्सिल बोलते हैं उसको, और स्वरयंत्र का यानी लैरिंजियल टॉन्सिल बोलते हैं। ये जो हैं ये हमारा एक प्रकार का डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जो एंटीजन के अटैक होने के बाद यानी वायरस और बैक्टीरिया के आने के बाद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। भाषण या बातचीत, भाषा, जो गर्सनी है या फेरिंग्स है उसमें एक रेजोनेंस सिस्टम उत्पन्न होता है। जब शब्द निकलते हैं, जब आवाज निकलती है, जो साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उसको रेजोनेंस देने का, एक स्पेशल आवाज देने का कार्य जो है वो फेरिंग्स के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है लैरिंक्स। लैरिंक्स हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का थर्ड और लास्ट पार्ट है, इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यह लैरिंजोफेरिंक्स और ट्रेकिया के बीच में स्थित होता है। किशोरावस्था तक लड़के और लड़कियों का जो स्वर यंत्र है वो सेम होता है, सेम साइज होता है।
बाद में लड़कों में ये बड़ा हो जाता है और एडम से एप्पल बन जाता है। हमारे देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट उभरा हुआ होता है वॉइस में, उसे एडम से एप्पल कहते हैं। और यह बड़ा होने के कारण जो गहरी वॉइस जो साउंड है वो प्रोड्यूस करता है। स्वर यंत्र कई उपास्थियों से मिलकर बना होता है जो आपस में लिगामेंट्स और म्यूकस मेम्ब्रेन से जुड़ी होती हैं। मुख्य उपास्थियां हैं एक थायराइड उपास्थि, एक क्रिकोइड उपास्थि, एक एरिटिनोइड उपास्थि और एक एपिग्लोटिस। थायराइड कार्टिलेज यह सबसे मुख्य उपास्थि है और ये जो सबसे आगे होती है ये थायराइड कार्टिलेज है। यह हाइलाइन कार्टिलेज से बनी होती है, गर्दन के सामने की ओर स्थित है। इसके सामने की दीवार नरम टिश्यू के बीच में होती है। ठीक है, नरम टिश्यू के बीच में होती है और आराम से इसको यहाँ पे फील किया जा सकता है। इसे हम लेरिंजियल प्रोमिनेंस और एडम्स एप्पल कहते हैं, जो आसानी से वयस्क पुरुषों में दिखाई दे जाता है। इसमें सामने की ओर एक थायराइड नोच होती है, ये वाली, ठीक है। पीछे की ओर ये कार्टिलेज अधूरी होती है और दो प्रोसेस होते हैं। ऊपर की ओर जो प्रोसेस होते हैं वो हायोइड बोन से अटैच होते हैं और जो नीचे की ओर प्रोसेस होते हैं वो क्रिकोइड कार्टिलेज से अटैच होते हैं। तो क्रिकोइड कार्टिलेज क्या है? यह थायराइड की जो कार्टिलेज है उसके थोड़े नीचे स्थित होती है। यह भी हाइलाइन कार्टिलेज की बनी होती है और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एक सिग्नेट रिंग की भांति होती है, जिसका पतला हिस्सा आगे की ओर और चौड़ा हिस्सा पीछे की ओर होता है। यह सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम के द्वारा अस्तरित होती है और बाकी जो कार्टिलेज हैं उनके साथ मसल्स और लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी हुई होती है। एरिटिनोइड कार्टिलेज ये दो पिरामिड के आकार की कार्टिलेज होती हैं। ये वाली ये भी हाइलाइन कार्टिलेज से बनी होती हैं। यहाँ पर ये फोकल कोड से जुड़ी हुई दिखाई दे सकती हैं और ये अलग करके हमने आपको बड़ा करके दिखाया है। ये लेरिंग्स की पीछे की दीवार का जो हिस्सा है वहां से ये क्रिकोइड कार्टिलेज के साथ जुड़ी होती है, जो बड़ा हिस्सा हमने बताया था आपको उसके साथ, और एक हिस्सा इनका वोकल कॉर्ड्स के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो जब ये मूव करती हैं तो वोकल कॉर्ड क्लोज और ओपन होता है। ये भी सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम के द्वारा अस्तरित होती है, कवर्ड होती है। एपिग्लोटिस एपिग्लोटिस एक पत्ते के आकार की फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज है जो थायराइड का जो नोच था उसके साथ उसके जस्ट नीचे जुड़ी होती है। और जब हम खाना खाते हैं तो ये ग्लोटिस के ऊपर आकर उसको कवर कर लेती है ताकि फूड पार्टिकल ट्रेकिया में ना जा सके। यह हाइपोथायराइड जो हमारा हायोइड बोन है और जीभ है उसके जस्ट नीचे होती है। यह स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम द्वारा कवर्ड होती है। इंटीरियर स्ट्रक्चर्स ऑफ लंग, जिसके अंदर मुख्य रूप से वोकल कॉर्ड आते हैं। वोकल कॉर्ड तार जैसे किनारों से बने होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा बने होते हैं, और जो ये जो तार जैसे किनारे हैं ये येलो कलर के होते हैं। इन्हें हम वोकल कॉर्ड कहते हैं, जो थायराइड की भीतरी दीवार से एरिटिनोइड कार्टिलेज से लेकर पीछे क्रिकोइड कार्टिलेज तक जाती हैं। इनको नियंत्रित करने वाली जो मांसपेशियां हैं वो यदि रिलैक्स होती हैं तो ये जो वोकल कॉर्ड है वो खुली होती हैं और हवा के लिए आने जाने का रास्ता प्रदान करती हैं। इस समय हम वोकल कॉर्ड्स को ओपन कहते हैं या एबडक्टेड कहते हैं। इस स्थिति में वोकल कॉर्ड में कंपन न के बराबर होता है और आवाज की पिच बहुत ही कम होती है। परंतु जब वोकल कॉर्ड को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां खिंची हुई होती हैं तो ये वोकल कॉर्ड बिल्कुल ऐसे पास में आ जाते हैं जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। और इसमें से जब हवा गुजरती है इस कंडीशन को क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड क्लोज्ड, तो ये बहुत ज्यादा वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है। इस समय जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसकी पिच काफी तेज होती है। जो भी ये आवाज की जो पिच है वो डिपेंड करती है कि जो वोकल कॉर्ड है उसका टेंशन कितना है और
हवा कितनी तेजी से निकल रही है वो उसके ऊपर उसका वॉल्यूम डिपेंड करता है आवाज का। जब ये वोकल कॉर्ड रिलैक्स होते हैं तो इनके बीच का जो स्पेस है उसे हम ग्लोटिस कहते हैं। फंक्शंस ऑफ लेरिंग्स। लेरिंग्स के क्या काम है? एक तो ध्वनि का या आवाज का उत्पादन करना। ध्वनि का निर्माण वोकल कॉर्ड के कंपन से होता है। आवाज की पिच कॉर्ड की लंबाई और उसकी जकड़न या टेंशन पर डिपेंड करेगी, और आवाज की जो वॉल्यूम है वो इस पे डिपेंड करेगा कि कितनी तेजी से हवा उसमें से निकल रही है। दूसरा काम है भाषा। भाषा तब उत्पन्न होती है कि जब ये जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको मॉडिफाई या मोल्ड किया जाता है हमारी जीभ, गाल और होठों के द्वारा। ठीक है, क्योंकि जब साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है तो वो तो सेम ऐसे आ की आवाज ऐसे आती है, बट जब हमारे जीभ, होठ और गाल उसको मोल्ड करते हैं तब शब्दों का निर्माण होता है। अगला है कि निचला जो श्वसन तंत्र है उसका संरक्षण करना। कैसे करेंगे कि जब हम खाना खा रहे हैं तो जो एपिग्लोटिस है वो उसको कवर करता है, तो फूड पार्टिकल लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जा पाते, तो उसकी सेफ्टी होती है। उसके अलावा हवा को आने जाने का रास्ता प्रदान करता है लेरिंग्स, क्योंकि ये ऊपर फेरिंग्स है, नीचे ट्रेकिया है, तो कंटिन्यू हवा जाती है जब वोकल कॉर्ड रिलैक्स होते हैं। इसके अलावा हवा का ह्यूमिडिफिकेशन, उसका फिल्टरिंग और वार्मिंग की प्रक्रिया जारी रहती है, क्योंकि ये जो हवा अंदर जा रही है इस लैरिंग्स में से होके, तो वहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो वहाँ से ये ह्यूमिडिफाई भी होती है, क्लीन भी होती है और वार्म भी होती है। तो ये अभी हमने स्टडी किया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लंग्स की संरचना के बारे में। उस लेक्चर के अभी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। अपने नोट्स प्रिपेयर करने के लिए mynursingstudents.blogspot.com इस ब्लॉगर को विजिट करें और फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।